Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसा गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने कहा था कि इकॉनमी पे बात करेंगे और बड़ी अच्छी खबरें हैं जो हम बार बार कह रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद किया, शरह सूद में मज़ीद 2% कमी की और अब शरह सूद 9% पर आ गई है। सिर्फ एक साल के अंदर 4.25% कमी हुई है और मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक इससे हुकूमत के हाथ पे कम से कम 1300 अरब रुपया जो है वो फौरी तौर पर आएगा। एक और बड़ी ख़बर जो है वो G20 के हवाले से है, जिसके इजलास में जो है ये फ़ैसला हुआ कि तमाम जो बड़े मालियाती इदारे हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, पेरिस क्लब हो गया, ये 76 ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनके जो कर्ज़े हैं उनको मुंजमद कर रहे हैं। यानी कि जो आपने पैसे देने थे वो अब आप नहीं देंगे, एक साल के लिए आपको जो है वो वक्त मिल गया है। और इससे पाकिस्तान को जो फ़ायदा होगा वो तकरीबन 10 अरब डॉलर है जो हमने देने थे अगले 3 महीनों में, तो एक वो हम नहीं देंगे। और IMF ने जो है वो कर्ज़ा देने का ऐलान भी कर दिया है पाकिस्तान को, तकरीबन 1.4 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पर मिलेंगे कोरोना वायरस इस सारे क्राइसिस की वजह से। स्टॉक मार्केट में भी आज बड़ी अच्छी खबर थी, 5% जो है वो इजाफा हुआ इंडेक्स में और फिर रोकना पड़ा। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये पूछेंगे कि क्यों रोकना पड़ा, बढ़ रही थी तो बढ़ने देते, 5% जो है उसमें इजाफा हुआ, उसे रोकना पड़ा। रुपए की कदर में आज इजाफा हुआ है जनाब, बड़े अरसे बाद जो है रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। डॉलर जो है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक 3 रुपये 33 पैसे जो है वो नीचे गिरा है। तो हर तरफ से जो है अच्छी खबर आ रही है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, जो इमरान खान का वादा था वो एक बड़ा रिलीफ है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन पहले ऑब्वियसली कोरोना जो है उसके ऊपर जो है वो पहले बात होनी है, क्योंकि सर कोरोना के बगैर अगर स्टार्ट किया ना तो वो फिर बात बनती नहीं है, क्योंकि हर तरफ जो है वो यही इशू चल रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे, वो जो आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा कि अगर 10% की एवरेज निकालें, कैलकुलेशन निकालें, स्टैटिस्टिकली निकालें तो 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों में इस वक्त कोरोना मौजूद है। ये आपने भारत के हवाले से भी कहा, पाकिस्तान के हवाले से भी कहा। तो ज़रा मैं वो आपका शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, फिर इसके ऊपर जो है बहुत से सवाल आए हैं, हर तरफ से सवाल आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दिखाइए जनाब लास्ट प्रोग्राम में महमूद साहब ने क्या कहा था। देखिए 10% तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी हर मुल्क के अंदर टेस्टिंग का जो आउटकम है वो 10% तो निकल रहा है ना जी, निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी में अगर 10% दिया जाए तो 2 करोड़ 30 लाख तो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद है ना जी। और अगर यही फिगर्स दी जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में अगरचे उन्होंने अपने इक़दामात ज़रा अर्ली स्टार्ट कर दिए, लेकिन उनका अगर हम 5% भी ले लें तो 1 अरब 20 करोड़ की आबादी, उसका 5% भी कितना बन जाता है। शायद इसीलिए उन्होंने जो है लॉकडाउन एक्सटेंड की है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी और वो ले गए हैं। देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर आपका 5% भी है और हमारा यहाँ 10% भी है तो 2 करोड़ 30 लाख लोगों को इस वक्त कोरोना है और इतने सारे लाखों में से जो अमवात हुई हैं वो आज की तारीख में 105 हैं लॉकडाउन की वजह से। भाई जब उन्हें कोरोना है तो लॉकडाउन ने कौन सी तोप कर ली है। क्योंकि सर वो एक जगह पे रुके हुए हैं, वो फैला नहीं रहे थे कम से कम। भाई 10% तो फैला दिया ना उन्होंने, करोड़ों में तो ले गए नंबर को। आप तो 6000 फिगर को देख के खुश है ना कि हमारा नंबर बड़ा छोटा है। नंबर छोटा है, लेकिन आपकी रिसर्च ये बता रही है कि जितना भी टेस्ट हो रहा है 10% पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि टेस्ट करो ना करो, लॉकडाउन रखो ना रखो, That's what I'm trying to plead. तो ये जनाब हमने आपका क्लिप चलाया, ये आपने सारी दुनिया को परेशान कर दी है ये बता के कि जनाब 2.5 करोड़ जो है वो है ही है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान वाले भी परेशान है कि जनाब इस एवरेज से तो हमारे भी जो है वो ठीक ठाक बंदा जो होगा। तो वो लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। जो टेस्ट हो रहे हैं वो सस्पेक्टेड लोगों के हो रहे हैं, जो ज़ायरीन बाहर से आ रहे हैं, जो ये तबलीगी इज्तिमा वाले थे, और फिर जहाँ जहाँ उनका इंटरेक्शन हुआ है उन आबादियों के अंदर जो है वो टेस्ट हो रहे हैं।
ओवरऑल तो जो है ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है लोगों को कोरोना वायरस हो। देखिए, मैंने जो समझाने की कोशिश की थी ना, मैंने समझाने की कोशिश की थी एक पॉइंट कि हमें कोरोना को लेना कैसे चाहिए। मेरा कहने का जो और अभी भी जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो यही होगा कि स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली अगर हम ये कहें कि आबादी के 10% से कोरोना निकल रहा है तो ये 2 करोड़ 30 लाख बनता है। एक हाइपोथेसिस है ये। ठीक। लेकिन ये 2 करोड़ 30 लाख ट्रांसलेट होकर डेथ में कितना कन्वर्ट हो रहा है? तो 130, उस दिन शायद 99 थी। तो इसका मतलब ये है कि ये उतना लीथल नहीं है जितना लीथल हमने इसको बना लिया है। अगर हमने जिन पे शक था उन्हें टेस्ट किया तो आज की तारीख में हमने 90,000 टेस्ट कर लिए है जी। 90,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हम 5,000 के सर्वे पे बता देते हैं कौन सी हुकूमत आ रही है और वही आती है। 5,000 का सर्वे करके हम हुकूमत बता देते हैं कौन सी आ रही है। 500 बंदों का सैंपल लेके हेल्थ सर्विसेज वाले ये बता देते हैं आजकल कौन सी बीमारी का क्या रुझान है। तो ये 90,000 टेस्ट एक बहुत बड़ा टेस्ट नंबर है। ये 90,000 का टेस्ट नंबर ये बता रहा है। और ख़ास तौर पर जब आपने ये पॉइंट कर दिया रेज कि ये तो हमने मशकूक लोगों का टेस्ट किया है, तो मशकूक लोग भी अगर 90,000 टेस्ट किए गए तो सिर्फ 7%, 7.98 यानी 8% लोग पॉजिटिव आए। तो इसका मतलब ये है कि इस बीमारी को इतना हवा बनाने की, इसका इतना खौफ फैलाने की जरूरत नहीं है जितना हम लोगों ने फैलाया हुआ है। मैं आज इस पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर 8% आपने जनरल पब्लिक का लिया होता ना तो ये एक ऑर्डिनरी सी बात होती, ये कोई खास बात ना होती। आपने मशकूक का 8% लिया, इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक का तो ये 8 भी नहीं निकलना, ये 3%, 2% पे आ जाना है। और अगर जनरल पब्लिक का डेथ रेट निकालें तो इसका डेथ रेट जो निकल रहा है वो कुछ तकरीबन 135 डेथ्स हुई हैं अभी तक। 37। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 137 डेथ्स, और जो लोग कोरोना पॉजिटिव ऑफिशियली आए हैं तो ये आपका 1.88% डेथ रेट निकला है। जो कोरोना पॉजिटिव है उसमें से, जो कोरोना टेस्ट किया है ये उसमें से तो पॉइंट कुछ % निकला है। तो पूरी आबादी का ये क्या बन सकेगा? तो इससे डरने की कोई, इतना घबराने की कोई जरूरत है? बिल्कुल। ये वो पॉइंट है जो मैं पेश कर रहा था कि आप समझ लें कि 2 करोड़ 30 लाख को भी है तो फिर डेथ कितनी है? डेथ तो 2 करोड़ 30 लाख में तो 0.00001% भी नहीं है। इससे तो बहुत ज्यादा डेथ्स नजला जुकाम से हो जाती हैं। 6 लाख डेथ्स होती हैं सालाना नजला जुकाम से। तो इतने लोगों को हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो भी जाए तो खतरनाक नहीं है। लेकिन जब ये जिस तरह आज हमने जुम्मे की नमाज में देखा कि अहले इस्लाम हमारे भाई बड़ी तादाद में जिन्होंने मस्जिदों का रुख किया, तो ये इस तरह मज़ीद ख़तरनाक रुझान की तरफ नहीं हम जा रहे? ट्रेजेक्टरी ख़तरनाक नहीं हो रही? इस तरह जो फैलेगा और बग़ैर किसी SOP के, तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। फिर वाकई वाली सूरत हाल ना बने कि 2-2.5 करोड़ को तक हम। देखें, यही वो पॉइंट था जो मैं उस वक्त भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ के चलने की ज़रूरत है। खौफ का व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्यू रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब है उतनी रिस्पेक्ट जितनी ये जायज़, जितने का ये हकदार है। ये फैलता बहुत तेज़ी से है। 50+ के लोगों के लिए लीथल है, 70+ लोगों के लिए किलर है, ऑलरेडी जिनके मेडिकल कंडीशंस हैं उनके लिए किलर है, अगर किसी को एस्थमा है ये उसके लिए डेडली है। तो अब क्या किया जाए? तो पहली बात यह है कि कोशिश की जाए ये ना फैले। तो क्या मस्जिदों में ना जाने से ये नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। मस्जिदों में ना जाने से भी ये फैलेगा। घर में लॉकडाउन होने से ये नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। ये घरों में लॉकडाउन होने से भी फैलेगा। अभी बताया तो मैं आपको, आप बेचैन हो रहे हैं। आपके घर में कोई शख्स राशन खरीदने जाएगा?
एक बंदा जाएगा। एक बंदा जाएगा। जब वो राशन खरीदने जाएगा तो वहां एक सेहतमंद कोरोना पॉजिटिव भी राशन खरीदने आएगा, और वहां से आप जब कोरोना पॉजिटिव का मिलाप करके उससे राशन लेके घर पहुंचेंगे तो कोरोना वायरस भी लेके पहुंचेंगे। अब आप घर के अंदर कैद हैं तो घर में आपके साथ आपके 7-8 फैमिली मेंबर भी कैद हैं। आप अल्लाह के फजल से उन सब के साथ बैठ के उस कोरोना को पूरा ब्रीडिंग टाइम देंगे, इंक्यूबेशन का टाइम देंगे, और उन सबको भी आप कोरोना लगाएंगे। सर, जो एक बंदा बाहर जा रहा है, अगर वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स करे और ड्यू रिस्पेक्ट दे कोरोना को, मास्क पहने, ग्लव्स लेके जाए और वापसी पे जो है वो उतारे सब कुछ, और फिर घर के अंदर दाखिल हो और जो सारे SOPs बने उनको फॉलो करे, तो वो घर लेकर नहीं आएगा ना सर। ये है मेरा पॉइंट, आपने खुद ही कह दिया। अब वो एक बंदा तो कर सकता है सर, 23 करोड़ अवाम जो है वो किस तरह वो सारे SOPs पूरे कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि आपकी आबादी का 50% औरतें तो ज़्यादातर घर ही रहती हैं, बहुत कम हैं जो बाहर काम के लिए निकलती हैं, तो वो तो आराम से घर बैठ सकती हैं। तो 50% पॉपुलेशन को आप घर आराम से बिठा लें। फिर उसका 50% पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और बुज़ुर्ग हैं जो रिटायर होकर घर में बैठे हुए हैं। तो कितने % पॉपुलेशन रहेगी जिसको अगर आप काम करने दें तो निज़ाम ज़िंदगी भी चलता रहेगा? 25%। उस 25% में से भी आप एहतियात कर लें कि 22 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र से लेके 50 तक के लोगों को आप मार्केट में काम करने दें। इससे ऊपर और नीचे वालों को भी आप घर में बिठा लें तो निज़ाम ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चलेगा। और इतने लोगों के लिए आप मास्क प्रोवाइड कर दें, इतने लोगों को आप हैंड सैनिटाइज़र प्रोवाइड कर दें, इतने लोगों को आप ग्लव्स प्रोवाइड कर दें, और आप आराम से मस्जिद में जाके बाजमात नमाज भी पढ़ें। ये लोग जब घर जाएं तो अपने घर के बुज़ुर्गों से ज़रा दूर रहें। लेकिन मतलब जब नमाज पढ़ते हैं और जब आप वर्किंग प्लेस पे होते हैं तो उसके अंदर फिर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं होती। मास्क के बावजूद, सर्जिकल मास्क के बावजूद जो है ये फ़ज़ा में भी मौजूद है, ये आंखों के ज़रिए भी जा सकता है, तो वो किस तरह फिर हम मैनेज किस तरह करेंगे? इतनी बड़ी तादाद में जब लोग निकलेंगे, अगर 25-30% भी बाहर निकल रहा है और डेली निकल रहा है और वर्क प्लेस पे इकट्ठा हो रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल नहीं ना रहेगी। देखें, 25% निकल रहा है तो 75% तो सोशल डिस्टेंसिंग पे चला गया ना। वो तो चला गया, चलो मान लिया। अब हमने 25% को केटर करना है ना। इसमें से 25% से भी आधे आपके देहातों में रहते हैं और आधे शहरों में खतरे का बायस बनते हैं। देहातों में वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग ही होती है ज़्यादा। आप देहातों में ये कर दें कि कोई बाहर का बंदा वहां आने ना पाए और वहां का बाहर जाए ना, तो देहात के अंदर अनाज की साल का राशन डाल के वो बैठ जाते हैं। उनका जो बच्चा शहर में नौकरी कर रहा है उसे कहीं शहर में ही रहे, और जो देहात में रह रहा है उसको कहें जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता देहात में ही रहे। वहां पे तो रह गया आपके पास 12.5% जिन्हें आपने मैनेज करना है। अब मैनेजेबिलिटी कितनी नीचे आ गई है और कंट्रोल में आ गई है। इतनों को जब आप राशन के लिए मास्क पहना के भेज सकते हैं तो वो मास्क सारा दिन भी तो पहना जा सकता है ना। इतनों को जब आप दस्ताने पहना के भेज सकते हैं तो वो दस्ताने सारा दिन पहने जा सकते हैं, और वो सारा दिन दस्ताने और मास्क पहन के फिर कारोबार ज़िंदगी किया जा सकता है ना। कपड़े भी सिए जा सकते हैं, सब कुछ किताबें भी बेची जा सकती हैं, बाल भी काटे जा सकते हैं। सर, बट उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस का ले डाउन होना ज़रूरी है, प्रोसीजर का ले डाउन होना ज़रूरी है। हमारी हुकूमत ने कोई प्रोसीजर नहीं बनाए हैं, कोई SOPs जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। कोई आए हैं तो वो आम लोगों तक नहीं पहुँचे हैं। बग़ैर कुछ किए हुए आपने लॉकडाउन जो है उसको तकरीबन ना होने जितना जो है वो कर दिया, तो आवाम जो है बड़ी तादाद में जो है वो बाहर निकली है और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, बहुत कम लोगों ने पहना हुआ है। दस्ताने तो खैर तसव्वुर ही नहीं है, ना किसी के पास हैंड सैनिटाइज़र है। तो ये हमने एकदम जो है जो दरवाजे खोल दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एकदम से। ये है वो ख़तरा जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में इजहार किया था, जिस पे मैंने 2,30,00,000 का नंबर भी बोला था कि भाई ये इतना ज़्यादा भी हो सकता है, तो एहतियात करो। आपको लॉकडाउन से तो मैं रोक रहा हूं कि लॉकडाउन ना करें, लेकिन मैं बार बार एक एहतियात के लिए कह रहा हूं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, अपने मास्क स्ट्रांग रखें। अगर आपको मार्केट में मास्क दस्तयाब नहीं है, घर में मास्क बना लें, और अगर कोई दो कपड़े लेके उसमें सेंटर में एक आप प्लास्टिक का लिफाफा लगा लें, शॉपर बैग लगा लें, तो ये वो मास्क बन जाएगा जो N95 के करीब करीब होगा। ये आपके नाक और मुंह को रोक लेगा। और आपने एक सवाल किया था कि आंखों के जरिए भी तो ये फैलता है।
जब आप सब मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलेंगे और गवर्नमेंट इस चीज पे पाबंदी लगा दे कि मास्क के बगैर बाहर निकलने वाले को 5,000 रुपए जुर्माना और 1 घंटा उसका सड़क पे कान भी पकड़वाया जाएगा, तो मास्क के बगैर कोई नहीं निकलेगा। तो ये फैलता है मुंह से और नाक से और रिसीव होता है आंखों से भी। तो फैलने जब बंद कर देंगे तो रिसीविंग तो खतरे में नहीं रहेगी ना। तो सर फिर पहले ये नहीं करना चाहिए कि पहले मेक श्योर कर दें? आप गवर्नमेंट सिर्फ ये ऑर्डर सुबह लगाए, पता नहीं क्यों नहीं लगा रही, किस ख्याल में मस्त है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने ये मैसेज बड़े अहम लोगों तक पहुंचाया है और उन्होंने अग्री भी किया है, लेकिन कोई ऑर्डर बन के नहीं आया। अगर हुकूमत नहीं कर पा रही किसी भी वजह से, क्योंकि हुकूमत को अपने सियासी मसाइल भी हैं, मुआशी मसाइल भी हैं, ज़ाती प्रॉब्लम्स भी हैं, और वैसे भी पहली दफ़ा वो गवर्नमेंट में आए हैं तो कोई तजर्बा भी ज़्यादा नहीं है कि मामलात कैसे हैंडल किए जाते हैं, तो अवाम खुद तो कर सकती है ना इतना कि अपने लिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अजीज़ों के लिए मास्क के बगैर किसी को सड़क पे आने ना दें। मिनिमम मास्क अगर हर कोई पहन ले, ये पाकिस्तान में भी और ये दुनिया के हर मुल्क में, अमेरिकन ने अब मास्क कंपल्सरी कर दिया है, फ्रेंच ने कंपल्सरी कर दिया कि मास्क के बगैर सड़क पे नहीं निकलेंगे। और मैं दिलचस्प चीज़ पढ़ रहा था कि फ्रांस के एक अहम साहब का बयान था कि चाइना जो है वो हमें तरीका नहीं बता रहा कि उसने कैसे कंट्रोल किया है। भाई वो सिंपल तरीका है मास्क पहनना, और कोई तरीका ही नहीं है। सर इसके अंदर एक और सिंपल भी तरीका उन्होंने इख्तियार किया कि उन्होंने 3 महीने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया और कंट्रोल कर गए। द ओनली कंट्री जिसने कंट्रोल कर लिया दैट इज़ चाइना, और लॉकडाउन। वैसे आज भी चाइना में 1296 लोग मरे हैं आज के दिन कोरोना से। ਅਸੀਂ ਤੇ बड़ा श्योर सा कि वो कंट्रोल कर गए, तो फिर कितों मर गए? आज भी चाइना में 1296 लोग, 1296 पीपल दे डाइड इन चाइना। वुहान में? पूरे चाइना में, चाइना की जो फिगर्स आ रही हैं। नहीं वो तो सर वैसे भी तो मरता ही है ना बंदा, लेकिन नहीं कोरोना से। अच्छा, तो फिर तो कंट्रोल ना कर सके वो। तो जो कंट्रोल उन्होंने किया हुआ है वो अपने मास्क और अपनी ये प्रोटेक्शन से किया हुआ है। ये लॉकडाउन से कंट्रोल नहीं हो सकते। अगर मैं सब वो वुहान को लॉकडाउन ना करते, देखिए जब उन्होंने पहली दफा बीमारी को इनकाउंटर किया तो ये कुछ नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। सो लॉकडाउन वाज द ओनली सोल्यूशन दे हैड। जब बीमारी समझ आ गई है, उसका डेटा मार्केट में आ चुका है, मुझे और आपको पता चल चुका है। मैंने तो कुछ इस तरह का पढ़ा था कि पिछला ही डाटा जो है वो उन्होंने हुन अपग्रेड किया है। हम बात पहले ही हुई है सन, वो हुन दसे उन्होंने जनाब एक्चुअल है। देखिए पहले जब वो वर्ल्ड को पेश कर रहे थे ना, तो इन्हें वो क्रिटिकल शो कर रहे थे। अगर आप जाके चाइना की पिछले दिनों की लिस्ट पढ़ लें तो क्रिटिकल में ये नंबर शामिल थे। आज क्रिटिकल में से निकल के क्रिटिकल उनकी शायद 80-90 रह गए टोटल, और ये नंबर उन्होंने डेथ में डाल दिया है। अगर उन्होंने एडजस्टमेंट भी की है तो भी, और अगर ये पहले से इनका इंतकाल हो चुका था तो भी, बात तो एक ही है ना। WHO की फंडिंग बंद कर दी ट्रंप ने कि यार इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं, उधर से फ़्लाइट्स आती रहीं। नवंबर में जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और ये चाइना सेंट्रल। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। WHO ने जितना पुअर किरदार अदा किया है, इससे बेहतर है अमेरिका अपने CDC को WHO के लेवल पे ले जाए और पूरी दुनिया की हेल्प कर दे। WHO ने पहले कहा था मास्क सारे ने नहीं पाना। WHO ने कहा था कि मास्क जो है ना ये जरूरी नहीं है। अगर तभी मास्क जरूरी डिक्लेयर कर दिया था, नई फैक्ट्रियां लगती, अब तक मास्कों के ढेर लगा दिए गए होते। अब जाके WHO ने तस्लीम किया कि हाँ जी मास्क जरूरी है, इसके बगैर नहीं कंट्रोल होगा। तो WHO जो है वो आप समझते हैं कि उसने गलतियां, क्योंकि WHO को कोई खास काम करना नहीं होता, तो वहाँ सिफारिशी इकट्ठे होकर बैठ गए हैं और उन्हें पैंडेमिक का पहला तजर्बा है सबको। ये आपको पता है ना, पैंडेमिक हमारी ज़िंदगियों में पहली दफ़ा आया है। हुआ ये था, ये वही बात हुई, शेर आया और फिर एक दिन शेर आ ही गया। जब 2002 में सार्स आया ना, तो बहुत तस्वीरें बना के डराया गया कि ये बड़ी तेज़ी से फैलेगा, और नहीं फैला। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी सुबकी सी हुई। फिर 2012 में मर्स आया, तब भी कहा गया ये बहुत फैलेगा, वो नहीं फैला, फिर सुबकी सी हुई। इसके बाद स्वाइन फ्लू आया,
और बर्ड फ्लू आया, उसका भी बड़ा एक शोर मचा। फुट एंड माउथ की डिजीज़ आई गाय भैंसों में, उसका भी बड़ा शोर मचा। तो बहुत सारे एपिडेमिक्स जो आए, WHO ने उसको हमेशा पैंडेमिक के दर्जे के तौर पर पेश किया। इस दफ़ा वो बेचारे पैंडेमिक आ रहा था, उसको एपिडेमिक के तौर पर पेश करते रहे बड़ी देर तक, जब तक कि वो पैंडेमिक बन नहीं गया। और जब वो पैंडेमिक बन भी गया तो शुरू में वो उसको एक रिजर्व सा पैंडेमिक डिक्लेयर कर रहे थे कि लोकलाइज पैंडेमिक है ये। वो तो तब पता चला जब उसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। मैं कोरोना को हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये एक ख़तरनाक बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने अगर लॉकडाउन किया तो जिन लोगों को बीमारी नहीं भी है उनको हो जाएगी, क्योंकि जब खाने को नहीं मिलेगा तो इम्यून सिस्टम डेड होगा। आपके जिस्मों में, ये मैं आपको बात पूरे एतमाद से बता रहा हूं, ट्रिलियंस ऑफ वायरसेस आपके जिस्म में मौजूद हैं, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज ट्रिलियंस में, लेकिन वो आपकी बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हर लम्हा आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स मर रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं। आपका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो जाए तो फिर ये वायरसेस आके उसको ओवरकम कर लेते हैं। अगर आप लोगों को खाने ही नहीं खाने को देंगे तो वो तो हवा में से एक वायरस भी आके अंदर चला गया तो वो तो ले गया ना उसको। अभी एक और बहुत बड़ा जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लोग हॉस्पिटल ही नहीं जा रहे। पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, खाली पड़े हुए हैं। कोई जानते भी नहीं था कि डॉक्टर ही नहीं बैठे हुए, डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं, वो नहीं आ रहे। ओपीडीज वैसे बंद कर दिए इन्होंने, तो इसका मतलब है दिल के मरीज कहाँ जाएं, खांसी जुकाम बलगम के मरीज कहाँ जाएं। जिसे बुखार होता है वो घर में ही बेचारा दबक के बैठ जाता है। इससे एक और चीज साबित हुई है, बड़ी अजीब सी चीज, कि हॉस्पिटल इलाजगाहें नहीं थी, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं किया जा रहा था, डॉक्टर्स माल कमाने पे लगे हुए थे, क्योंकि मरने वालों की तादाद कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी पाकिस्तान में। जब मॉर्चरी से और कब्रिस्तानों से हमने फिगर्स मंगवाई हैं तो वहाँ जितने रोज़ आते थे उससे तादाद बढ़ नहीं गई और बीमार अस्पताल जा नहीं रहा जी, बहुत कम। अब देखें ना, लाहौर के अंदर ये कार्डियोलॉजी रश लगा होता था तो हम खाली पे आ गए। परसों रात सोने से पहले मुझे चेस्ट में पेन हुआ। अब ये चेस्ट पेन हार्ट से भी हो सकता था, और ये चेस्ट पेन आपने खाना खाया और थके हुए थे, आपने वहीं ज़रा गरूदगी ले ली तो उससे भी हो जाता है, तेज़ाबियत हो जाती है और उससे चेस्ट पेन हो जाता है। तो जैसे ही चेस्ट पेन हुआ मैं सो के उठ गया, फ़ौरन बैठ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन होता है हॉस्पिटल जाना। तो नॉर्मल रिएक्शन ये था, नहीं जाना। आप इससे क्या कर रहे हैं? बहुत से पेशेंट्स जिन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए वो नहीं जा रहे, या कम से कम कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए, वो नहीं ले रहे। फिर हमें क्योंकि डॉक्टर्स से कंसल्टेशन अवेलेबल है तो हमने फ़ोन करके कंसल्टेशन ले ली। उन्होंने कहा एक नेक्सिम की कैप्सूल ले लें और उसके साथ थोड़ी सी उन्होंने एक लिक्विड दे दिया तो बात ख़त्म हो गई। आम पेशेंट क्या करे? नहीं जा रहे बिल्कुल। कुछ बिल्कुल एट द 11th आवर जा रहे हैं जब डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। और उनकी बहुत सारे कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिल रही है ना, वो इतनी गैर मेयारी ट्रीटमेंट है, बल्कि गैर इंसानी ट्रीटमेंट है कि उस ट्रीटमेंट के साथ लोग हॉस्पिटल जाना कभी पसंद भी नहीं करेंगे। वहां उन्हें इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे वो इंसान ही नहीं है। नहीं, उसकी वजह सर, जो डॉक्टर बेचारे ने उन्होंने को अपना इक्विपमेंट नहीं, वो अपनी जान बचाने देने कैसे कितने आगे चले जाइए, उनका क्या कसूर है बेचारे, वो क्या करें? देखें, उनको आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया, वो एहतजाज करते हैं। तो उन्होंने देखें, आपने बिलियंस ऑफ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए हैं। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कोरोना के हॉस्पिटल्स अलग कर दें। लाहौर में तो कर दिए उन्होंने। और कोरोना के हॉस्पिटल्स को अलग करने के बाद वहां जो डॉक्टर्स हैं उन्हें तो आप पूरी किट्स फराहम कर दें। ओपीडी इसी वजह से बंद हुई है ना कि ओपीडी में जाते हैं वो, तो वो पता ही नहीं होता कि कोरोना है या एक्चुअली तो किसी भी पेशेंट का नहीं पता होता। जो हार्ट सिम्टम्स है ना, वो कोरोना पेशेंट्स के भी होते हैं। अच्छा, कोरोना पेशेंट्स भी
हार्ट सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। और वैसे एक बात बताऊं, जो मैंने नोसीबो इफेक्ट कहा था, अगर आप हर वक्त मौत के खौफ में मुब्तला रहे ना तो मौत आ भी जाती है। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ हर सारी तो दुनिया आप लोगों को मौत के खौफ से बाहर निकालें, रिलैक्स करवाएं। यहां आप मजीद उन्हें मौत के खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। मौत का खौफ भी लोगों में होता है। देखिए जो भी है, आप लाहौर के अंदर इन्होंने रिलैक्स किया है, लोगों में कोई थोड़ा पीसफुल चेहरा तो हुआ ना, उनका खौफ तो कम हुआ है ना उनका। नहीं निकले हैं। हाँ, इतनी एहतियात करें हर निकलने वाला, और गवर्नमेंट इसको डंडे के जोर पर इंप्लीमेंट करवाए कि मास्क के बगैर कोई ना निकले, क्योंकि मास्क के बगैर अगर वो निकलेगा तो वो दूसरे के लिए खतरा है, मास्क पहन के निकलेगा दूसरे के लिए खतरा नहीं है। फिर अगर वो कहीं हाथ लगा के अपने आप को बीमार करेगा तो अपने लिए बीमारी पैदा करेगा, दूसरों को कम से कम नहीं करेगा। तो मास्क ना पहन के तो वो दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो एहतियात करें और दुआ करें। दुआ तो सबसे अफजल है, अपने अपने मज़हब के मुताबिक हर कोई दुआ करे। हमारे जैसे लोगों के बारे में तो जालिब ने कहा था कि मुद्दतें हो गई हैं ख़ता करते, शर्म आती है अब दुआ करते। एक ब्रेक का वक्त हो गया जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो इकॉनमी, स्टे ट्यून्ड। जनाब वेलकम बैक जनाब। इकॉनमी जनाब महमूद साहब। अच्छा जी, मुबारक सर, आपके तमाम जो रोला पिया हुआ ऐसे कि पैसे कितों देने उन्होंने कहा हौसला रखो, कोई ज़रूरत नहीं, वापस करन दी। फिर आपको बड़ा गिला था हमारे गवर्नर स्टेट बैंक से, हुकूमत से, सिंगल डिजिट करें। उन्होंने सर 9% कर दी है। ताजर जड़े ने हुन भी नहीं खुश, कहते 7 ले आओ, एहतियाती खुला तजाद नहीं है ये। देखें, गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट 9% पे लाई है तो हर 1% जो है ना वो तकरीबन 266 अरब रुपए की बचत करता है। और ये बचत मेरी और आपकी नहीं होनी होती, ये हुकूमत के ख़जाने की होनी होती है। अब इन्होंने 4.5 अरब % गिराया है, तो ये कोई 1100-1200 की फिगर बनेगी। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। जो मैंने निकाली थी 1300 अरब का क्या कहा जा रहा था, 1000 और 1300 के अरब के दरमियान ये फिगर बनेगी। टैक्स तो आपसे इकट्ठा नहीं हो रहा, लोगों के आपने चमड़ियाँ उधेड़ के रख दी हैं, कारोबार बंद करवा के रख दी हैं, और ये इंटरेस्ट में पैसे बांटने का शौक है आपको। सर कारोबार बंद ही हो गए, कितों बेचारे टैक्स इकट्ठा करें, बुरा हाल है। तो फिर आप क्यों नहीं अपने इंटरेस्ट रेट को वहीं ले जाते जहाँ इसहाकडार छोड़ के गया था? वो 7 छड़ के गए, 5 पे। इसहाकडार 5% पे छोड़ के गया था, फिर 6.25% पे इनको मिला था, क्योंकि केयर टेकर सेटअप के दौरान 1.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। अभी भी गवर्नमेंट अगर एक काम करे, और वो काम ये है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं उनको पाकिस्तान में गिरा दें। जितना इनको फ़ायदा हुआ पूरा का पूरा आवाम में पास कर दें। उससे आपकी इन्फ्लेशन एकदम बैठ जाएगी। जब आपकी इन्फ्लेशन बैठ जाएगी, आप अपने इंटरेस्ट रेट को फौरन गिरा के 5% पे 4% पे ला सकेंगे। और आप अपने इंटरेस्ट को जैसे ही 4-5% पे लाएंगे तो अगला एक काम कर दें। आपने बहुत सारे काम किए हैं, आप अपना लोन देने की जो पॉलिसी है उसको ज़रा फ्लेक्सिबल कर दें। दे रहे नहीं सर, वो स्पेशल अनाउंस कुछ भी नहीं दे रहे, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना, नवाज शरीफ के दौर में एक काम हुआ था, नौजवानों के लिए एक स्कीम निकली थी कि 25 लाख रुपए आपको कर्जा मिलेगा, अपना ज़ाती कारोबार शुरू करें। लेकिन उसके साथ स्टेट बैंक ने इतनी सख्तियां लगा दी हुई थी कि वो किसी को मिल ही नहीं सकता था। तो इसी तरह की सख्तियां इन्होंने लगाई हुई हैं। ये कह रहे हैं कि जी आपने अगर SME के अदारे जो हैं अपने मुलाजमीन को ना निकालें, हम आपको 3 महीने के लिए तनख्वाहें उनके लिए दे देते हैं। लेकिन लिटरली बैंक्स ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, हमें तो कहा गया है कि आप अपनी रवायती अंदाज से लैंडिंग करें। जबकि लैंडिंग भी किस तरह होनी थी? लैंडिंग होनी थी कि पैसे जो हैं वो सीधा एम्प्लॉई के अकाउंट में जाने थे। जिस अकाउंट में एम्प्लॉई को पैसे मिलते थे, बैंक ने एम्प्लॉयर के नाम पे कर्जा चढ़ा के एम्प्लॉई को देना था। इससे ज़्यादा क्या आपको गारंटी मिल सकती है कि आप एक्चुअली कर्जा एम्प्लॉई को दे रहे हैं और एम्प्लॉयर उसका गारंटर बना हुआ है? तब हो सकता है बैंक के पास वो आया ना हो, SRO ना आया हो। 1 हफ्ता हो गया भाई इस बात को। तो
ये अभी आना शुरू हुआ है ना सर, चीज़ें तो अब आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं, ऐलान कर दिए। गवर्नमेंट ऐलानात से पहले एक SROs भी निकाल लिया करे। इस तरह हो क्या रहा है कि SME के बहुत से जो ओनर्स हैं वो परेशान है कि जी गवर्नमेंट ने हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारे खिलाफ ही खड़ा कर दिया। एम्प्लॉय तो खुश है ना कि हुकूमत पैसे दे रही है। एम्प्लॉय कह रहे जी आप हमें देना ही नहीं चाह रहे, हुकूमत कर्जा दे रही है, आप कर्जा लेके क्यों नहीं हमें दे देते। एम्प्लॉयर तैयार है देने को, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जो शराइत लगाई हुई है वो शराइत हो ही नहीं सकती। पहले आप इतनी प्रॉपर्टी प्लेज कराएं, सारे अदारे बंद पड़े हैं, प्लेज कहां से करवाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले लेंडिंग की पॉलिसी बहुत आसान कर दे और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये सख्ती कर दे कि जो शख्स पैसा ले रहा है उसके पैसे को आप ट्रेंचेस में दें, और दें सिर्फ बिजनेसेस करने के लिए या घर बनाने के लिए या उन कामों के लिए जिन कामों में वो पैसा ज़ाया नहीं होना और मेड इन पाकिस्तान पे ही इन्वेस्ट होना है। अब सर जो हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर था, जो हमने कर्जे वापस करने थे और जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो परेशान थी, अब तकरीबन $10 अरब का तो वो आपको रिलीफ मिल रहा है अगले 3 से 6 महीने में, जो आपने फौरी तौर पे अब वापस नहीं करने हैं। 1300 अरब रुपया जो है वो अब आपको वैसे जो है ये 2% कम करने से वो जो है मिल गया है। 1.4 अरब जो है वो मिल रहे हैं डॉलर आपको, IMF जो है वो मज़ीद दे रहा है, तो बाकी भी जो है वो इदारे आपको देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही पाकिस्तान के लिए कि वो जो शेख रशीद के बगौल के हम सारे सत्यानाश हो ही गया सी, वो मैं चलाना नहीं चाहता कि वो कहते हैं डिफ़ॉल्ट हम तो पहुंच गए थे उस बयाने पे, तो वो एक अच्छी सूरत हाल। देखिए आपको बड़ा अच्छा ब्रीदर मिल गया है। ये जो ब्रीदर है इसमें अब आप बैठ के खुदा के लिए कुछ सोचने का काम कर लें। शेख रशीद का वो जो क्लिप है वो आपको दिखाना चाहिए। चलो जी दिखाएं जी शेख रशीद साहब। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था कि बेचारा रेलवे का वजीर है, उनको पता है इकॉनमी की होती है, लेकिन देखें जी, सुने ले जी शेख साहब के तो मैं डोंट ट्रस्ट हिम सर, प्लीज। देखें शेख साहब रेलवे के वजीर हैं, लेकिन पिछले 30 साल से वजारतों में हैं, और पिछले 30 साल से हुकूमत नवाज शरीफ की हो या परवेज़ मुशर्रफ की हो या फिर इमरान खान की हो, ये उसके अंदर एक अहम पोजीशन रखते हैं। चलें और कुछ नहीं तो उन्होंने सच बोल के बता दिया कि जो हम मईशत के बारे में शोर मचा रहे थे, हम सच्चा शोर मचा रहे थे कि इन्होंने इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दी है। उन्होंने अपनी रेलवे से तवज्जो हटाने के लिए मईशत की तरफ क्या ये रेलवे की तवज्जो हटाने की बात नहीं है, ये हम जो फैक्ट्स बता रहे थे ये वो फैक्ट्स हैं। हमने भी आपको यही कहा था कि ये अगला बजट नहीं बना सकेंगे, इतना मुश्किल इनके लिए होगा अगला बजट बनाना। पता क्या सर, जो रज़ा बाकिर साहब थे कल कामरान खान साहब के साथ, उन्होंने कहा कि 3 मैं पहले बातें जो है वो अपनी आवाम को जो है वो बताना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा जी कि हमारे फंडामेंटल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो पहले भी थे और कोरोना के बाद भी हमारे फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनली जो है। तीसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ है, जितनी डोनर एजेंसीज़ हैं, जितने ये हैं वो हमारे साथ हैं। और तीसरा जो है वो इनकरेजिंग है, इमर्जिंग जो इकॉनमीज़ हैं उनके अंदर हम लोग जो है वो बिल्कुल उस तरह ही कर रहे हैं, वो कहीं हम किसी से पीछे नहीं हैं। तो ये बड़ा इनकरेजिंग जो है वो साइन है कि इमर्जिंग इकॉनमीज़ के साथ हम चल रहे हैं, बल्कि उनसे बेहतर है। ये तीनों फैक्टर से आप एग्री करते हैं? देखिए रज़ा बाकिर साहब अपनी तारीफ़ कर रहे हैं बैठ के उस वक़्त जब हम इन्हें कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद जो 2-3 हज़ार अरब का नुकसान हुआ उसके लिए रज़ा बाकिर को गिरफ्तार करना है या इमरान खान को करना है जब ये गवर्नमेंट जाएगी? तो खान को। सर खान ने कहा मैं जिम्मेदार मैं हूँ हर चीज़ का। तो फिर रज़ा बाकिर जो हैं वो खान को क्या गिरफ्तार कराने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं वो तो कह रहे हैं सब, क्योंकि नैब तो 25,000 रुपए के लिए मीर शकील को पकड़ के बैठी हुई है कि आपने सरकार को 25,000 रुपए का नुकसान पहुंचा दिया था। 25,000 का? ओ भाई उस जमाने में लैंड बहुत सस्ती होती थी ना। अच्छा अब तो सर करोड़ों का होगा ना, अरबों का होगा। 25,000 वाली गलत ना करो। आज वो शहबाज शरीफ साहब नहीं गए सर, एनी दूरों आए सन तो गए नहीं, नैब ने बुलाया। तो नैब के पास जाने की जरूरत क्या है अब किसी को? नैब का सबको पता है कि नैब एक अदारा जो है वो इल्लीगल अदारा है और इल्लीगल एक्टिविटीज कर रहा है। लीगल कवर के अंदर इल्लीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। अब नैब तो नहीं छड़ना, नैब ने तो पूरा प्लान किया था। तो करें प्लान, हम भी तमाशा देखेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे बैठ के यहाँ पे। इस मुल्क में जहाँ कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, हम कह रहे हैं कोरोना का खौफ ना लें,
लेकिन ये तो नहीं कह रहे कि कोरोना से लड़ना नहीं है, कोरोना खतरा नहीं है। कोरोना भाई उतना ही खतरा है जितना कल था, लेकिन उस खतरे को लेके अपने हाथ पांव फुला के क्या मिलेगा आपको? तो उसको फेस करें, उसको प्लान करें, और आप लड़ने लगे हुए हैं और आप अपनी अपोजिशन से लड़ रहे हैं। एक तरफ आपने कहा कि ब्रीदर हमें मिल गया, दूसरी तरफ आप बाकिर साहब से खुश नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल भी नहीं। आप कह रहे हैं कि क्या ये दिसंबर में ब्रीदर खत्म हो जाना ना, तो दिसंबर आने में कितना महीने हैं? सर नहीं, उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा हो सकता है एक्सटेंड हो जाए ये फ्रीजिंग जो है, जो कर्जे हैं ये मुंजमद किए गए, ये शायद बढ़ जाए, और अगर होता है तो यानी अगर कोरोना दिसंबर तक चला तो बढ़ जाएगा वो। तो कोरोना दिसंबर तक चला तो आपकी मईशत का क्या हाल होना है? जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी महमूद साहब, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि माइनस, और इस पूरे रीजन का जो है वो बड़ा उन्होंने शो किया था, पाकिस्तान का तो उन्होंने -1.25 जो है वो किया था। वो रिपोर्ट सामने रखते हुए वो इन तमाम हालात से पहले आई थी, और अब ये जो हमें ब्रीदर मिला है तो अब हम सर्वाइव कर जाएंगे, अब हम निकल जाएंगे। अगर देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि ये जो माइनस है वो क्या है। मैं काम पे आता हूँ और मैं 50,000 रुपये का प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैंने जीडीपी के अंदर 50,000 रुपये की कंट्रीब्यूशन किया है। आप काम पे आते हैं, आप 1 लाख की प्रोडक्शन करते हैं, तो आपने जीडीपी में 1 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो 23 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से अगर 10 करोड़ लोग काम पे जाते हैं और जाके 1 करोड़ की, 10 लाख की, 5 लाख की, 10,000 की, 5,000 की कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाती है। जब आपने लॉकडाउन कर दिया, और ये लॉकडाउन अगर आपका 2 महीने चला, तो 12 महीनों में से 2 महीने यानी 10 महीने की प्रोडक्शन होगी, 2 महीने की तो होगी नहीं। तो 2 महीने में चले कुछ इंडस्ट्री चलती रहेगी, कुछ काम होते रहेंगे, तो 1 महीने का तो लॉस हो गया। 1 महीने का लॉस का मतलब है 8%, 8.5% माइनस। तो आपकी पहले इकोनॉमी जो थी वो 3.5 पे उसने ग्रोथ लेनी थी, जो पिछले साल की ये फिगर देते हैं, जो एक्चुअली 3.5 नहीं है, वो साल भी माइनस में ही था। तो अब तो ये पक्का माइनस लगना है। तो कहीं पे भी आपकी जो इस साल की जो जीडीपी जब नेट कैलकुलेट होगी तो वो कोई 6 से 8% माइनस में कैलकुलेट होनी है। ये सिर्फ आपकी नहीं हो रही होगी, ये पूरी दुनिया की हो रही होगी, अमेरिकन की भी हो रही होगी, लेकिन चाइना की शायद नहीं होगी, क्योंकि चाइना इस वक्त दबा के एक्सपोर्ट्स कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। आपने बैठ के सोचना है कि 8 महीने के बाद जब पैसे देने पड़ेंगे तो वो कहां से आएंगे? क्या उस वक्त डिफॉल्ट करना है, या तब भी हमने एक और अपील चलानी है और कहना है कि अल्लाह का वास्ता है हमारे कर्जे थोड़े और आगे कर दो? ये ना कहना कि खान ने जो अपील की उसे पूरी दुनिया में जो है उसकी अपील पे लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बंदा है जो इस वक्त लॉजिकल बात कर रहा है। और हमारे साथ साथ बाकी 75 ममालिक को भी तो उन्होंने किया है, और एक खान की वजह से किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। देखिए, मैं इस मामले में खान साहब को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उनका तकरीबन 25-26 साल का तजर्बा है डोनेशंस इकट्ठी करने का और लोगों को अपील करके उनसे पैसे लेने का। तो ये एक काम जो उन्होंने किया है, इसमें वाकई ये उनकी वजह से ही हुआ है। ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये स्टाइल पता नहीं, मैंने तो बताया है, मैं तो फैक्ट्स बताए हैं। अब उसे आप अगर टिपिकल पटवारी बन जाएं और मेरी हर बात को आप उस नेगेटिव एंगल से लेना शुरू कर दें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाई प्लीज़ खुदा के लिए अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने की बात करें। खान साहब जब कहा करते थे ना कि मैं 1 रुपया कर्जा नहीं दुनिया से लूंगा, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि कोई मर्द तो आएगा ना। फिर हमने इनको बड़े तरीके बताया कि हमें दुनिया से पैसे की जरूरत नहीं है, हम खुद 23 करोड़ लोग हैं, कमाना जानते हैं, कमा सकते हैं। इस 23 करोड़ लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर हेल्प कर दे, और वो सेक्टर सिर्फ इतना हेल्प कर दे कि तंग करना बंद कर दे। अगले ये साल तो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अगर तंग करना बंद कर दे, थोड़े से एसआरओज पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने एसआरओज दिए हैं। अब ये सारा बैठ के समझ के आपको हम बता सकेंगे इसका फ़ायदा होना है कि नहीं होना। अगर ये हो जाए तो हम ज़राअत का मुल्क हैं, ज़रई मुल्क जो है उसे अनाज और कपड़ा जो है वो अपना खुद उगाने की प्रैक्टिस होती है। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कर्जे नहीं चाहिए होंगे। कर्जे उतारने के लिए कर्जे चाहिए ना,
तो कर्जे उतारने के लिए पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो जितना पैसा भेजते हैं उससे कर्जे उतर जाएंगे, और जो एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं हो रही उतनी इंपोर्ट्स भी कम हो गई हैं, तो वो भी बैलेंस होती हैं। तो आप बैठ के अगर प्रॉपर तरीके से प्लान कर लें और रज़ा बाकिर जैसे बेवकूफ़ लोगों से जान छुड़ा लें जिन्होंने अब 9% किया है, अब इनको करना चाहिए 4%। खुदा का वास्ता जी, उन सिंगल डिजिट देखिए मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ ऑयल की प्राइसेस जो है ना, पेट्रोलियम की प्राइसेस जो पाकिस्तान में, आपको पता है इन्फ्लेशन जितनी हुई है वो किसने की है? किसने की? सरकार ने। एक महीने बिजली के बिल बढ़ाती थी, अगले महीने गैस के बिल बढ़ा देती थी। बढ़ाती कितने परसेंट? 200%। अगले महीने दवाइयों के बिल बढ़ा देती थी, कितने परसेंट? 100%। एक दफा बढ़ा दिया, फिर 100% एक दफा बढ़ा दिया। 200% चीजों के रेट जब आपकी गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन कौन कर रहा है? उन्होंने गलत बांध के रखे हुए थे ना जी। तो देखिए ये 4% इंटरेस्ट रेट जो गिरा है ना, इससे एक बात तो साबित हो गई कि खान साहब को खुद कुछ नहीं पता था। जो उनकी टीम बढ़ाने को कहती गई वो बढ़ाने देते गए और खामोशी से तमाशबीन बने रहे। और अब जब उन्हें शोर मचाया कि भाई इसको कम करो कम करो कम करो, तो पहली दफा जो सहाफी उनको मिलने गए और बैठ के वहां शोर मचा के आए कम करो और 9% पे कम से कम इसको लाओ, तो खान साहब को पहली दफा पता चला इसको तो कम होना चाहिए, ये पता चलता है। और फिर उन्होंने दबाव डाल के कम करवाया। ये खान का दबाव है, बेज़ाहिर तो यही लग रहा है ना। चलो चंगा काम किया ना सर, उन्होंने समझ उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन पूरी तरह मईशत को थोड़ी देर लगा के समझ लें। 10-12 मईशत दानों को इकट्ठा बुलाएं, एक कमरे में बिठाएं, उन्हें कहें जी हमें डिसीजन बना दें। 10-12 बंदे 15 दिन बैठ के एक दूसरे से उलझते रहेंगे डिसीजंस के लिए, फिर उसमें से रिकॉर्डिंग निकाल के ना जो चीज़ें मोस्ट लॉजिकल लगे उन पर इम्प्लीमेंट कर दें। सर जी उन्होंने अपनी टीम के 4 बंदे थे, एक पॉइंट तक इकट्ठे नहीं हो रहे। उनकी अपनी टीम जो है ना, मईशत की टीम वो जो है, सारी टीम इस वक्त रिप्लेस होने वाली है, आपस की बात है। अगर खान साहब चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार 5 साल पूरे बाइज्जत चले और जब अगले इलेक्शन में वो जाएं तो कुछ तो कंपटीशन वो दें नून लीग को, तो उसके लिए अपनी टीम बदल लें फ़ौरन। चलें, ये उनकी टीम बदलाते हैं, खास तौर पर रज़ा बाकिर को तो बदल लें, ये और हफीज़ शेख को भी साथ ही। उन्हीं की तो आपस में नहीं बन रही, दोनों की, एक जाएगा एक रहेगा, ये चल रहा है। दोनों को ही जाना होगा, दोनों ही मईशत के बारे में कुछ नहीं जानते। ये भाई हफीज़ शेख वो हैं जिन्होंने जरदारी को जलील करवाया। जरदारी के दौर के ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, फिर चेंज कि एंड में जरदारी को इनको हटाना पड़ा। ये मिन्नत तर लगाऊंगा जॉब पाई को काम करने दो। यानी जरदारी जैसा बंदा भी अगर इनसे हाथ जोड़ सकता है तो खान साहब आप तो बड़े लोगों की होप बन के आए थे कि आपके आने के बाद ईमानदारी के चश्मे बहने शुरू हो जाएंगे। आप तो कम से कम इस तरह के बंदों को हटाएं अपने साथ से। बट सर यू नो समवेयर डीप इन योर हार्ट खान की चॉइस नहीं था। किन्होंने दिया खान को, क्यों दिया, इस पे फिर जिसने भी दिया प्राइम मिनिस्टर खान है, और खान के पास प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बड़ी एग्जेक्टिव पावर्स हैं, ये मैं बता दूं। और उन एग्जेक्टिव पावर्स को वो इस्तेमाल करके अगर 2 नंबर बंदे अपने साथ ना रखें, इससे बेहतर होगा कि इक़्तिदार से अलग हो जाए, ना कि अपने आप को जलील करवाएं। ठीक, बिल्कुल ठीक जी। अब मज़ीद वक्त नहीं है, अगले प्रोग्राम में जो है बाकी सारी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही, जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.